फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर्ट ऑफ साइंस। और कल हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम है ह्यूमन सिस्टम्स। और हमने पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो चैप्टर आधा पढ़ भी लिया था। तो एक बार अपन वापस से उसको रिवाइज करके और आगे जो बची जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करते हैं और चैप्टर को आज फिनिश हम कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो इसमें अपन ने पढ़ लिया था जो ग्रसनी हमने पढ़ ली थी, एपिग्लोटिस पढ़ लिया था। एक बार इनके काम अपन देख लेते हैं दोबारा से और वापस से रिवाइज इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो माउथ वाला पोर्शन है, ये जो हिस्सा है मुंह का, इसको अपन बकल केविटी या मुख गुहा हमने बोला था। ठीक है, इसके अंदर जो दो चीज़ें अपन ने देखी थी, एक तो नासा छिद्र था या श्वास नली थी, और दूसरा जो ग्रसिका, इसको बोलते हैं अपन ओसोफेगस। तो ये ओसोफेगस और श्वास नली जो थी इसके अंदर, ठीक है, वो मुख गुहा से ही मतलब कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट है ग्रसनी, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स वाले जो पार्ट को अपन ने देख लिया था, फेरिंग्स का काम क्या है। फेरिंग्स के अंदर एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस का क्या काम होता है, ये श्वास नली के अंदर फूड पार्टिकल्स को जाने से रोकता है। ठीक है, तो अब जो मुख गुहा है इसके अंदर अपन ने दो चीज़ें पढ़ी थी, दांत और लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ अभी पढ़ना बाकी है, क्योंकि ग्रंथियाँ अपन को जो पढ़नी है, तीन ग्रंथियाँ जो पढ़नी है, एक तो लार ग्रंथि पढ़नी है, एक यकृत अपन को पढ़ना है, और एक अग्नाशय पढ़ना है। ठीक है, ये तीन प्रकार की जो ग्रंथियाँ हैं ये अपन को पाचन तंत्र पूरे के पूरे तंत्र में पढ़नी है। अब यहाँ पे तंत्र की अपन ने बात कर ली थी। तंत्र जैसे कोशिका से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तकों से मिलकर अंग बनते हैं, और अंग जितने भी अंग हैं, जैसे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, पाचन जो तंत्र है, इसके अंदर अपन को मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, यकृत, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, ग्रहणी, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, अपेंडिक्स और बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब मिलकर, ये जितने भी अंग हैं वो सब मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जैसे लार ग्रंथियाँ जो अपन को पढ़नी है। अब दांत या थित अपन ने पढ़ लिए थे, तो थित अपन ने 4 प्रकार के पढ़े थे, लेकिन वो जो 4 प्रकार थे वो उनके आकार के हिसाब से थे जो अपन इंसानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो दांत हैं इनको और अलग अलग तरीके से वर्गीकृत यहाँ पे किया गया है। तो जो थिकोडोंट जो जिसको बोलते हैं गर्ददंती, तो इंसान में जो अपन के हमारे अंदर जो दांत पाए जाते हैं उनको अगर अपन देखते हैं तो वो गर्द यानी जो मसूड़े होते हैं, जैसे ये अपना ये एक मसूड़ा है, जैसे इंसानी जो दांत होता है ये कुछ इस प्रकार का होता है, और ये जो हिस्सा है ये मसूड़ों के अंदर यहाँ से धसा हुआ होता है, और इस वाले जो हिस्से के ऊपर एक परत चढ़ी होती है इनेमल, जो कि शरीर की हार्डेस्ट मतलब हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल जिसे कहते हैं, इसके ऊपर इनेमल चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो गर्त बने हुए होते हैं, तो इसीलिए अपन में जो दांत पाए जाते हैं इसको गर्तदंती बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको थिकोडोंट बोलते हैं। इसके अलावा डाइफियोडोंट या द्विबारदंती वे दांत होते हैं जो, जैसे कि हम इंसानों के अंदर जो दांत होते हैं वो जीवन में 2 बार, एक बार दूध वाले दांत जिनको बोलते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, तो एक बार जो दूध वाले दांत होते हैं मिल्क टीथ वो आते हैं, उसके बाद जो दूसरे परमानेंट जो टीथ वापस से आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 2 बार जब पूरे जीवन में जिनके दांत उगते हैं उनको द्विबारदंती बोलते हैं, डाइफियोडोंट बोलते हैं। ठीक है, अभी ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हेटेरोडोंट की। तो हेटेरोडोंट का जो मतलब, जैसे कि ये वर्गीकरण वो है जिसके अंदर अपन ने कल 4 प्रकार के दांत पढ़े थे। तो हेटेरोडोंट जो दांत होते हैं ये 4 प्रकार अपन तो हेटेरोडोंट इसीलिए बोलते हैं। तो साइंस में ना एक चीज़ आप याद रखना हमेशा, हेटेरो और होमो, हेटेरो और होमो। हेटेरो मतलब हमेशा विषम होता है, ठीक है, और होमो मतलब हमेशा अपन को पढ़ना है समान। तो होमोडोंट अगर होते हैं ना, तो जो समान समान प्रकार के, यानी जो जितने भी दांत हैं ना, 4 प्रकार के दांत अपन इंसानों में पाए जाते हैं, इसीलिए उनको हेटेरोडोंट बोलते हैं, यानी विषम दंती इनको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है विषम दंती, विषम दंती। तो मानव जो होता है वो विषम दंती होता है, क्योंकि इसके अंदर 4 प्रकार के अपन ने दांत पढ़े थे, कैनाइन, इंसिजर्स, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, ये 4 प्रकार के अपन ने दांतों को पढ़ा था इसके अंदर। ठीक है,
अब हेड्रो यानी हमेशा विज्ञान की भाषा में विषम होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, जो समान नहीं है यानी अलग अलग। और होमो जहाँ पे भी आ जाते हैं तो उसका मतलब हमेशा समान होता है। अगर चारों 32 जो दांत है अपने वो समान संरचना में भी समान और उनका काम भी अगर समान होता तो उनका वर्गीकरण होमोडोंट के रूप में करते, ठीक है। तो दांत भी आपको यहाँ से समझ में आ चुके होंगे मेरे ख्याल से। अब अगला जो अपन को पढ़ना था वो जो था यहाँ से जो लार ग्रंथियाँ अपन को पढ़नी है, ठीक है, इसको अपन देख लेंगे। उसके अलावा जो जो फूड है यहाँ पे लार के अंदर मिक्स हो गए तो उसके बाद ही फूड जो अपना है वो जाएगा कहाँ पे, ग्रसिका में यानी ओसोफेगस में। ओसोफेगस से आमाशय में जाएगा। आमाशय का पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। आमाशय के 3 पार्ट अपन ने पढ़े थे। ये जो हिस्सा है कार्डिक पार्ट हो गया, ये जो हिस्सा है बीच वाला ये फंडिक हो गया, और ये जो है पाइलोरिक हिस्सा हो गया। यहाँ पे जो गेट भी मतलब यहाँ पे कुछ ढक्कन नुमा संरचनाएं भी हमने बनाई थी, उसको बोलते हैं ये जो कार्डिक वाला हिस्सा है, तो कार्डिक वाले हिस्से पे जो ढक्कन नुमा संरचना होंगी कुछ ऐसी संरचनाएं, तो इनको बोलते हैं कार्डिक स्फिंक्टर और इनको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। उसके बाद जो खाना आएगा यहाँ से निकल के वो जाएगा कहाँ पे, ये जो अपना ये जो वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है इसको अपन बोलते हैं ड्यूडेनम या ग्रहणी। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत के तीन भाग हमने पढ़े थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो पहला हिस्सा आता है जहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज जो छोटी आंत से जुड़े हुए होंगे इनको अपन बोलते हैं ग्रहणी या ड्यूडेनम, वो वाले हिस्से को हम बोलते हैं ड्यूडेनम। अब जो ये लीवर है ये भी एक प्रकार का मतलब अपन को ये एक प्रकार की ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इसको बोलते हैं। जो लीवर है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, ठीक है। तो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी कहलाती है, ठीक है। पेनक्रियाज अपन को पढ़ना है। पेनक्रियाज एक मिश्रित प्रकार के यानी मिक्स ग्लैंड होती है, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद जो अपना खाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के अगले भाग में जाएगा, जिसको बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम का और कुछ काम नहीं है, यहाँ तक जितना भी भोजन पच जाता है, जितना भी जल भोजन के साथ आता है उसको वापस से अवशोषित करके स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये ऐसे ऐसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अपने स्टमक के अंदर स्टमक वाला सिर्फ ये भाग है, अगर हकीकत में देखा जाए तो ये पूरा का पूरा हिस्सा स्टमक नहीं कहलाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से यहाँ वहाँ ऐसे मिक्स हो गए। वहाँ पे जो एब्डोमिनल कैविटी इसको बोलते हैं, जो ये पाचन तंत्र का जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ये जो पूरी जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो तंत्र है ये होता है एब्डोमिनल कैविटी में। केविटी से आप हमेशा याद रखना, केविटी मतलब हर जगह पे साइंस की भाषा में गुहा होता है। गुहा मतलब होता है एक खाली संरचना जहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई हो। जैसे कि ये पेन है, इसके अंदर एक रिफिल भी होगी, और रिफिल और पेन इन दोनों के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है इसको एक केविटी बोलते हैं। जैसे बकल केविटी अपन ने पढ़ी थी, जो मुंह वाला पोर्शन है, ये जो बकल केविटी का हिस्सा है पूरा का पूरा, इसके अंदर थिथ और टंग और जो अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियाँ यहाँ पे उपस्थित होती है, ठीक है। वैसे ही यहाँ से नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे अपने फेफड़े खत्म हो जाएंगे, जो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसको पढ़ेंगे, जिसके अंदर श्वास नली के आगे के जो भाग है उनको अपन वहाँ पे देखेंगे। तो ये जो हिस्सा होता है, जो फेफड़े वाला जो हिस्सा होता है, इसको थोरेक्सिक कैविटी बोलते हैं। इसके बाद जो पाचन तंत्र वाला हिस्सा जो नीचे आ जाएगा इसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें अपन पढ़ रही है एब्डोमिनल कैविटी यानी फेफड़े, और जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेक्सिक कैविटी है ऊपर वाली जहाँ पे फेफड़े अपने सुरक्षित रहते हैं, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर और भी होती है जो यहाँ पे होती है। उसको अपन एक बार यहाँ पे अपन दिखा नहीं सकते क्योंकि वो थोड़ा यहाँ मिक्सअप हो जाएगा। तो वो जो हिस्सा होता है उसे अपन डायफ्राम बोलते हैं। ये दोनों को अलग रखता है, ठीक है, डायफ्राम। तो उसको अपन आगे पढ़ लेंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन जब फेफड़े लंग्स वगैरह पढ़ेंगे, थोरेक्सिक कैविटी पढ़ेंगे, तो उसके बारे में अपन देख लेंगे। तो हम कहाँ पहुँच गए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेन काम है एब्जॉर्प्शन है, यानी कि जो मिनरल्स जो प्रोटीन्स वगैरह जो आ गए उनको एब्जॉर्ब करके, उनको अवशोषित करके, और बचे कुचे जो वेस्ट को आगे भेज देगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे भेजेगा, बड़ी आंत में।
तो ये जो बड़ी आंत वाला हिस्सा है ये कल अपन ने पढ़ा था, इसको अपन सीकम बोलते हैं। और ये जो बाकी आगे वाले पोर्शन है ये असेंडिंग कोलोन पढ़ा था हमने, फिर ये ट्रांसवर्स कोलोन और ये डिसेंडिंग कोलोन, और फिर ये लास्ट में जाके मलाशय यानी रेक्टम में पहुंच जाता है। वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है बाहर बॉडी के द्वारा एक्सक्रेट किया जाता है और उसको अपन एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जित तंत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7 तंत्र भी हमको पढ़ने हैं और ये पहला वाला तंत्र आपका चल रहा है पाचन तंत्र जिसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन को जो चीज़ें मेन पढ़नी है वो ग्रंथियाँ अपन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स अपन पढ़ लेते हैं। तो पहला जो अपन को पढ़ना है लार ग्रंथि, अपन को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो पढ़नी है। ठीक है, ये जो टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अगर अपन को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपन को पढ़नी है, जो कि 3 प्रकार के अपन को ग्लैंड्स पढ़नी है। ठीक है, जो डाइजेशन में काम में आती है, लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन उसको स्टार्ट कर लेते हैं। बकल कैविटी के अंदर अपन ने पढ़ लिया, थित तो अपन ने पढ़ ही लिए कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से टाइप्स उनके क्लासिफिकेशन के या उनको वर्गीकरण किन भागों में कर सकते हैं अपन, वो अपन ने पढ़ लिया था। लार ग्रंथि की अगर बात करें तो इंसान में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती है, कर्णपूर्व, अधोजम और अधोजीवा। तो इंग्लिश में इनको जो इनके नाम है वो आसान होते हैं, इंग्लिश में ना चीज़ें आसान हो जाती हैं याद करने के लिए भी। तो इसका नाम है पैरोटिड, इसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और इसका नाम है जो इसको बोलते हैं सब लिंगुअल। तो ये 3 प्रकार की जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो इनको अपन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो ये जो अपनी जो ये अपन बकल कैविटी होती है, तो कर्णपूर्व, तो नाम से ही पता चल रहा है जो पैरोटिड जो ग्लैंड है। ठीक है, जैसे ये जो अपना कान है, तो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाले हिस्से के जो कान से यहाँ पे जस्ट, यानी जो ये चिक्स होते हैं अपने, जो गाल होते हैं दोनों तरफ के, ठीक है, तो यहाँ पे ये पाई जाती है इन कान के जस्ट नीचे की साइड। तो ये भी एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक है, तो इनकी भी एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक है, 1 पेयर। ठीक है, और ठीक, दूसरा है जो सब मैंडिबुलर। तो सब मैंडिबुलर जो पाई जाती है अधोजम, तो ये वाला जो हिस्सा है अपना, यहाँ पे ये और इस साइड पे, इन दोनों साइडों पे जो ग्रंथियां पाई जाती है वो अधोजम कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो अपनी जो जीभ है, जीवा है, टंग है, टंग के जस्ट नीचे दोनों साइड में जो पाई जाती है वो सब मैंडिबुलर कहलाती है। उसके अलावा जो बची सब लैंग्वल, तो सब लैंग्वल जो जीभ के जस्ट नीचे आगे की साइड, जहाँ पे जो नीचे वाले जो अपने तीत होते हैं वहाँ पे जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। एक हिस्सा आपको पता होगा, जैसे कि ये जो अपनी जीभ होती है, ऐसे ऊपर अगर जैसे ये जीभ है, ठीक है, तो ये एक अटैच होती है इस प्रकार की स्ट्रक्चर से। एक हल्की सी संरचना होती है जैसे कि यहाँ पे दांत होते हैं अपने, ठीक है, और ये नीचे वाला होल। तो ये जो जीभ है ये ऊपर वाला अलग हिस्सा है। तो ये जो संरचना होती है यहाँ पे इस जो पोजीशन पे वो सब लिंगुअल पाई जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं फ्रेनुलम। ठीक है, या फ्रेनुलम लिंगुअल बोलते हैं। तो फ्रेनुलम भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हैं, अगर आपको याद रहे तो, वरना ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये जो संरचना होती है फ्रेनुलम, इसी के पास में ये जो सब जो स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों अपन ने लार ग्रंथियाँ, 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियाँ अपन ने पढ़ ली है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। ठीक है, तो इसके आगे अपन चलते हैं। और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव जूस, यानी कि जो भी जो अलग अलग अंग हैं, जो अलग अलग जूस, जो एंजाइम्स वगैरह जो सीक्रेट करते हैं, जो रस, पाचक रस जो स्रावित होते हैं, उनको भी अपन फिर एक टेबल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगली जो अपन को पढ़नी है लीवर अपन को पढ़ना है। ठीक है, लीवर जो सेकंड नंबर की जो ग्रंथि होती है डाइजेस्टिव यानी पाचक ग्रंथियाँ जो होती है, उसके अंदर लीवर या यकृत। तो इसके बारे में जैसे मैंने बताया कि ये जो होती है, ये होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। तो लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की। ठीक,
तो ये सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये इस साइड होती है। जैसे कि ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो अपने बकल कैविटी पढ़ ली, यहाँ से ये जो हिस्सा है फेरिंग्स हो गया या एक ग्रसनी हो गया। इसके बाद यहाँ से जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ये जो ट्यूब जाएगी, इसको बोलते हैं ओसोफेगस यानी ग्रसिका। यहाँ से जैसे अपन खाने को निगल लेते हैं जब अंदर यहाँ पे चबा के, तो डाइजेशन स्टार्ट हो गया दांतों से यानी थित से। थित जब खाने को, जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, उनको उनका ब्रेकडाउन करता है, उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। तो उसके बाद यहाँ से लार भी मिक्स, उसमें जो सलाइवा सलाइवा इंग्लिश में बोलते हैं लार को, तो उसमें मिक्स हो गई। और उसके साथ ही साथ और भी जो एंजाइम्स इसके अंदर लार के अंदर जो पाए जाएंगे, जैसे कि टाइलिन उसमें पाया जाता है, एमाइलेज उसमें पाया जाता है, उसका काम अपन देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझने के लिए। तो जो अपन पढ़ रहे थे लीवर, तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर जो जाएगी, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो थोरेक्सिक कैविटी यहाँ पे फिनिश हो गई। उसके बाद स्टमक स्टार्ट होगा, जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पे स्टमक स्टार्ट होगा। तो ये वाला जो हिस्सा है इस साइड में, जो अपनी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है, तो लेफ्ट पार्ट में निकलेगा अपना स्टमक होता है। और उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे, जो जैसे ये स्टमक निकल गया, ये पाइलोरिक स्टमक का हिस्सा है। तो पाइलोरिक स्टमक के बाद में जो ट्यूब निकलेगी, यानी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था अपन ने देखा था, ड्यूडेनम जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे इस साइड में लीवर होता है। तो यहाँ पे लगभग राइट साइड में, बॉडी के राइट साइड में यहाँ पे जाके लीवर होता है। इसके दो लोब्स होते हैं, ठीक है, दो मतलब पालियाँ इनको कह सकते हैं, दो पालियाँ ऐसे बड़ी बड़ी वहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये अपन को पढ़ना है लीवर, ठीक है। लीवर के अंदर क्या स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि लीवर को अपन अगर बाहर यहाँ से निकाल लेते हैं, जैसे ये वाला लीवर, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखाई देता होगा। ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है किस चीज़ से, ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये जुड़ा हुआ है, ये ड्यूडेनम हो गया अपना, ये ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो लीवर है, ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये एक थैली नुमा संरचना होती है, यानी एक थैली जैसी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय, ठीक है। और ये जो दो लोब होते हैं बड़े बड़े लीवर के, एक इस साइड होता है, एक जैसे इसके पीछे होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है लीवर कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे खाना स्टमक में पहुँचेगा, स्टमक के बाद स्टमक का काम फ्री हो गया, वहाँ पे अपन देख लेंगे HCl कैसे वहाँ पे स्त्रावित होता है। उसके अलावा श्लेष्मा भी वहाँ पे निकलता है, ठीक है, जो अपनी जो लीवर की जो आंतरिक दीवारें हैं उनको बचाता है वो, ठीक है, HCl से। तो यहाँ पे खाना आ गया, उसके बाद इनका काम शुरू होता है लीवर और पैंक्रियाज यानी अग्नाशय का, ठीक है। तो जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे जब फूड आया स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से में, जब छोटी आंत के जो ग्रहणी वाले हिस्से में जब खाना आता है, तो यहाँ से ये तो हो गया अपना लीवर की, यानी इसको अपन, चलो इसको अपन यकृत बोल देते हैं, ठीक है। ये यकृत हो गया, ये दो पालियाँ हो गई इसकी। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं पित्ताशय, पित्ताशय इंग्लिश में इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। और इसके अंदर जो भरा होता है, इसके अंदर जो केमिकल है, उसको बाइल साल्ट भी बोलते हैं, बाइल बोल देते हैं। इसके अंदर बाइल भरा होता है, पित्त भरा होता है, ठीक है। और ये जो होती है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बाइल डक्ट हो गई अपनी। तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर हो गई अपनी बाइल डक्ट, और इसी को हिंदी में बोल देते हैं डक्ट को हिंदी में नलिका, तो पित्त नलिका इसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे खाना आएगा, तो अभी खाना इसके अंदर नहीं जाता, यहाँ पे जैसे खाना आता है तो इसको एक सिग्नल मिल जाएगा, और उस सिग्नल के बाद ये जो बाइल या बाइल जूस है वो यहाँ से निकल कर ड्यूडेनम वाले भाग में आ जाएगा। इसी तरह पेनक्रियाज या अग्नाशय भी इसी तरह अपना काम करता है, उसके अंदर भी खाना नहीं जाएगा, वो खाना यहीं रहेगा ड्यूडेनम में, बस इनके अंदर से अपने अपने रस स्त्रावित होंगे और वो खाने में आके मिल जाएंगे और वो अपने अपना कार्य करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि हर एक जो अंग है उसका अलग अलग कार्य है, क्योंकि अपने जो संतुलित आहार जो अपन ने पढ़ा था, तो उसमें अपन ने क्या क्या खा सकते हैं, अपन क्या क्या खाते हैं, वो आहार के अंदर होती है क्या चीज़ें, वो अपन ने पढ़ी, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो सबका अलग अलग काम है, ठीक है। तो वो हम
मैंने बताया जैसे कि वो हम पढ़ेंगे कब, जब अपन एंजाइम्स के नाम पढ़ेंगे। तो एंजाइम्स पढ़ेंगे, कुछ जूसेस पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव जूस जब अपन पढ़ेंगे। अभी लास्ट इस चैप्टर को बस आज फ्री फिनिश कर देंगे और तब अपन उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। इससे ज़्यादा कुछ इसमें आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। इसको आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। एक वर्ड है आपकी बुक में, हेपेटिक डक्ट। तो हेपेटिक डक्ट जो वर्ड है, इसका मतलब जो हेपेटिक जो वर्ड है ना, हेपेटिक, ये हमेशा यूज किया जाता है लीवर के लिए, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना। जो लीवर है यानी यकृत है, इसके लिए जब भी अपन कोई वर्ड यूज करेंगे तो हेपेटिक वर्ड यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसके बाद अपन को जो पढ़ना है वो है पैंक्रियास। अगला जो टॉपिक है अपना अग्नाशय। तो अग्नाशय अपन देख लेते हैं, अग्नाशय में क्या क्या है वो भी अपन देख लेंगे। तो जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यूँ घूम गई, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर, यहाँ पे तो लीवर निकल गया अपना, ये वाला जो पोर्शन है ये लीवर हो गया। यहाँ से ये जो रास्ता जाता है ये कहाँ पे जाता है, स्टोमक के लिए। वैसे मतलब फूड यहाँ से आएगा, ठीक है, लेकिन ये जो डक्ट यहाँ से निकल गए स्टमक के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर हो गई, इसके जस्ट बाद जैसे यहाँ से यहाँ पे जो हिपेटिक डक्ट भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि लीवर है और लीवर जो डुडेनम से कनेक्टेड रहेगा, तो ये हिपेटिक डक्ट हो गई अपनी, या फिर लीवर डक्ट भी इसको बोल सकते हो, लीवर डक्ट, ठीक है। ये हो गया। अब ये जो हिस्सा है ड्यूडेनम का, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम भाग, आगे जाके बन जाएगा, लेकिन यहीं पे जस्ट यहीं पे इस साइड में, यानी कि जो लीवर है वो इस साइड होगा, यहाँ पे स्टमक होगा, स्टमक के जस्ट नीचे जो ड्यूडेनम वाला भाग यहाँ से ऐसे निकला होगा ना, वहीं से पेनक्रियास, पेनक्रिएटिक डक्ट ऐसे निकली होगी, ठीक है। तो उसी पे ऐसे ऐसे पेनक्रियास कुछ ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है ग्रीन कलर की, ठीक है, हरे कलर की ये स्ट्रक्चर होती है, और इसी के अंदर भी वैसे ही केमिकल्स भरे हुए, मतलब वैसे ही कुछ पेनक्रिएटिक जूस उसको बोलते हैं, वो लिक्विड्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना पेनक्रियास, और ये हो गई अपनी पेनक्रिएटिक डक्ट। डक्ट का मतलब तो अपन ने पढ़ ही लिया हमेशा, नलिका डक्ट का मतलब होता है, इसीलिए जैसे लीवर है तो लीवर डक्ट हो गया, पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाटिक डक्ट हो गया। अब पेनक्रियाज के अंदर भी अपन को दो चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि इसके ये जो पेनक्रियाज है ये ऐसी ऐसी ग्रंथि है जो दो प्रकार से कार्य करती है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये है पेनक्रियाटिक डक्ट। तो आपके टॉपिक भी है पेनक्रियाटिक जूस, और ये जो आपका एक टॉपिक है एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन सिस्टम, वो भी आप हमको पढ़ना है। तो जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो होता है अपना पेनक्रियाज, ये जो होता है ये दो यानी मिश्रित ग्रंथि, जैसा मैंने इनको अभी अभी मैंने इसका नाम बताया है, दो प्रकार की ये इसको मिश्रित ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। तो इसका नाम, इसको मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं अपन, क्यों बोलते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। तो पैंक्रियास जो होता है वो मिक्स्ड ग्लैंड की तरह कार्य करता है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों जो दोनों प्रकार की जो ग्रंथियां हैं इनके बीच में अपन अंतर भी पढ़ेंगे। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि ये होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां और ये होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो इनके बारे में अपन एक बार और डिटेल में देख लेंगे, जब ये एक्सोक्राइन सिस्टम आएगा ना तब अपन उसको पढ़ लेंगे, या एंडोक्राइन सिस्टम जो पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो जो एक्सोक्राइन है ग्लैंड है, इसका जब ये इसकी तरह कार्य करती है तो ये सिर्फ पेनक्रियाटिक जूस निकालेगी, यानी कि अग्नाशयी रस इसमें से स्रावित होता है। जबकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड की तरह जब ये कार्य करती है तो दो प्रकार के ये हार्मोन्स स्रावित करेगी, इंसुलिन और ग्लूकोगोन, ठीक है। तो इनका काम भी अपन बता देंगे, इंसुलिन और ग्लूकोगोन का क्या कार्य है, कैसे कार्य करते हैं। तो जब अपन इसको एक बार लास्ट में, अभी अब बस ये चैप्टर खत्म होने वाला है, तो अपन इसको जब एंजाइम्स वगैरह देखेंगे तब अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये आपने ध्यान से देखा, अपन ने देखा कहाँ पे कौन से और यानी पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पे स्थित होते हैं, ठीक है, वो भी अपन ने देखा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन जो चैप्टर का आखिरी जो लास्ट पार्ट है, तो उसमें देख लेंगे कि जो डाइजेशन है किस प्रकार, कहाँ पे कौन से एंजाइम्स और कौन से रस यहाँ पे निकलते हैं, स्रावित होते हैं, उसके बाद कैसे वो डाइजेशन में अपना रोल निभाते हैं, ठीक है, उसको अपन देख लेते हैं एक बार।
तो ये जो अगला टॉपिक है अपना डाइजेस्टिव जूस, यानी कि पाचक रस। पाचक रसों के अंदर अपन को जो पढ़ना है, सबसे पहले बकल कैविटी की अगर अपन बात करें तो बकल कैविटी में स्थित हो गए थे, और दूसरे जो काम था जो लार ग्रंथियों का था। ठीक है, तो जैसे ही खाना अपन ने मुंह में खाया यानी अंतर्ग्रहण किया मुंह से मुख गुहा के अंदर, उसके बाद अपन उसको दांतों से चबाएंगे और उसके अंदर लार को मिक्स करेंगे यानी सलाइवा को, जो कि मतलब म्यूकस जैसे चीज़ होती है। इसके अंदर जल की मात्रा होती है और इसके अंदर 2-3 एंजाइम्स और पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप लिख सकते हो, उसके अंदर जल की मात्रा भी होती है। ठीक है, ठीक है। तो वाटर भी इसके अंदर होता है, जो कि बहुत आवश्यक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लगभग 85 से 90% तक वाटर होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा बाकी बची दो चीज़ें इसके अंदर होती है, टाइलिन और एमाइलेज। टाइलिन की अगर बात करें, टाइलिन का क्या काम है? रोगाणुओं को मारना, यानी कि जो अपन बाहर से जो खाना खाते हैं, तो जो ओपन जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे बाहर जो पर्यावरण है खुला, इसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो अपन को नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कि अपन ने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि दूषित जल में, दूषित भोजन में कौन कौन से जो बैक्टीरिया, कौन कौन से वायरसेस जो होते हैं, जिनकी वजह से अपन को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो रोग हो सकते हैं। जैसे कि जो अपन बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं अपन को अपना हो गया टीबी हो गया जैसे। उसके अलावा और भी कई अपन ने बैक्टीरिया पढ़े थे। ठीक है, तो जब ये टाइलिन जो है, ये जो एंजाइम है, ये रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। इसके अलावा जो अगला जो एंजाइम है एमाइलेज, एमाइलेज का कार्य है पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड्स में बदलना। अब ये जो पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड है, इनको अपन पढ़ेंगे। इनको अपन एक बार कार्बोहाइड्रेट अगर आपके चैप्टर होगा, या फिर इसे नॉर्मली अभी देख लेंगे, क्लास के बाद इसको अपन पढ़ लेंगे। पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड क्या होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जो शर्कराएं होती है, उसी के ये प्रकार होते हैं। जैसे पॉलीसेकेराइड्स का बहुलक होता है और डाइसेकेराइड्स की बीच की एक इकाई है। सबसे छोटी इकाई जो होती है, जो मतलब पॉलीमर्स की बहुलकों की, वो मोनोमर होती है, एकलक होती है। तो इसकी भी सबसे छोटी इकाई जो होती है, जैसे मोनोसेकेराइड स्टार्च होता है, और उसकी सबसे छोटी इकाई यानी मोनोमर होता है, जो ग्लूकोज होता है। तो जो खाना हमने खाया, उसके बाद अपन उसको ओसोफेगस के द्वारा जब अपन उसको निगल लेंगे, ठीक है, उसके बाद जो खाना कहाँ पहुँचेगा? आमाशय में। तो लार ग्रंथियों के बाद सीधी जो आमाशय ग्रंथियाँ होती है, उन्हीं का जो अगला कार्य है, जहाँ पे जठर रस का स्त्रावण होता है, इसको गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। इसके अंदर भी दो एंजाइम्स मुख्यतः काम में आते हैं, जैसे पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम है, जैसे यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे पाचन होगा एमाइलेज के द्वारा। ठीक है, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का जो प्रोटीन्स हैं वो पेप्टाइड में टूटते हैं। तो ये जो बड़ी इकाई होती है इसकी, यानी इनको अगर अपन पॉलीमर्स बोल सकते हैं, तो वो कोई गलत नहीं होगा। ये पॉलीमर्स हैं और ये इसके मोनोमर्स होते हैं। ठीक है, ये छोटी इकाई होती है, ये मोनोमर होते हैं। जैसे ये भी पॉलीमर है, ये मोनोमर नहीं कह सकते, क्योंकि ये बीच के एक स्ट्रक्चर है। क्योंकि अभी खाने का पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है, तो अभी जैसे डाइसेकेराइड्स आएंगे तो एमिलेज और स्रावित होगा कहाँ पे? अग्नाशय द्वारा। अब पैनक्रियाटिक एमाइलेज इसको बोलते हैं। तो ये जो बचे कुचे डाइसेकेराइड्स है, इसको ये पूरी तरह नॉर्मल शुगर में, नॉर्मल शर्करा में तोड़ देगा, उनको मोनोसेकेराइड बोलते हैं। उसको अपन पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया पेप्सिन का क्या कार्य है। तो पेप्सिन एंजाइम में बॉडी में कहीं पे भी स्रावित होगा, हमेशा प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ेगा। एमाइलेज जो अपना जो एंजाइम है, ये बॉडी में कहीं पे भी स्रावित होगा, हमेशा पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड या सेकेराइड्स यानी मोनोसेकेराइड्स में तोड़ेगा। यानी अगर देखा जाए तो ये जो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स को ही बोलते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का ही ये प्रकार है, प्रकार नहीं मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का ही वर्गीकरण ये होता है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो अब जो फूड है स्टमक से ड्यूडेनम वाले जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आएगा। ठीक है, और जो ड्यूडेनम यानी ग्रहणी जिसको बोलते हैं, तो ग्रहणी वाले भाग में जब खाना आएगा तो लीवर से और पैनक्रियाज से, ये अपने अपने जो ये जैसे कि अग्नाशय रस और लीवर है जो बाइल जूस पित्त रस अपना स्त्रावित करेगा, और वो भेजेगा वहाँ पे अपनी जो ग्रहणी में दोनों रसों को भेजेगा, जहाँ पे अपना जो खाना है वो उपस्थित होता है। तो अब इसके बाद जैसे कि जो लीवर है, तो लीवर के अंदर अपन पढ़ेंगे जैसे मैंने बताया था बाइल जूस यानी पित्ताशय होता है, तो पित्ताशय के अंदर उपस्थित होता है बाइल जूस यानी पित्तरस। पित्तरस का जो मेन कार्य है, जैसे कि फैट जो वसा होती है अपने जो आहार में, अपने खाने में,
उसको फैटी एसिड यानी कि अम्लीय वसीय अम्ल तथा फैट ड्रॉपलेट्स यानी कि जो फैट होता है उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स में उसको तोड़ देती है। और ये जो इसका जो लीवर है, लीवर जो पित्तरस स्रावित करता है वो करता है छोटी आंत्र में। उसी तरह जो पैनक्रियाज यानी अग्नाशय है, अग्नाशय भी अपना जो अग्नाशयी रस स्रावित करता है वो छोटी आंत में ही करता है। और छोटी आंत में जब खाना जो अग्नाशय, अगला जो काम है अग्नाशय का, और जो ये पैनक्रियाज यानी अग्नाशयी रस जो होता है, अग्नाशयी जो रस है, अग्नाशयी रस हमेशा, क्योंकि अपन ने देखा जो स्टमक है यानी कि जो अपना मतलब आमाशय होता है, आमाशय के अंदर HCl, आमाशय के अंदर होता है HCl जो कि अम्लीय होता है। अब जब जो अपना खाना है ये अम्लीय अवस्था में आ गया, अब अम्लीय से वापस सारी अवस्था में इसको मतलब भेजना पड़ेगा। इसके लिए जो अग्नाशयी रस और जो ये पित्त रस है, दोनों ये इनका जो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं क्षारीय, ये होते हैं क्षारीय। तो अगर आपके मतलब बुक में RBSc की बुक में अम्ल और क्षार जो चैप्टर्स होंगे तो अपन उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। वहाँ पे आप इसके बारे में अपन डिटेल स्टडी कर लेंगे। तो पैनक्रियाज हो गया, अग्नाशय अपन ने पढ़ लिया, अग्नाशयी रस जो क्षारीय होता है, इसके अंदर होता है एमाइलेज। तो एमाइलेज का जैसे मैंने काम बताया, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ये तोड़ेगा, मतलब जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एमाइलेज है तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। इसके बाद ये जो माल्टोज है ये पाया जाता है जो अपने अनाज होते हैं, अनाज, आटा, उसके अंदर माल्टोज शुगर पाई जाती है, यानी माल्टोज शर्करा पाई जाती है। माल्टोज शर्करा को और भी तोड़ने पर ये बनाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज में टूट जाता है। इसके बाद जो लाइपेज होता है, लाइपेज जो लाइपेज का जैसे कि ये जो एज जिसमें लगा हुआ है ना, हमेशा आप ध्यान रखना जो साइंस में जो एज जिस पे लगा होता है ना, ये होते हैं एंजाइम्स, ठीक है, ये होते हैं एंजाइम्स, इसके पीछे एज लगा होता है। तो लाइपेज हो गया, तो ये जो लाइपेज का क्या कार्य है, जो वसा होती है यानी फैट होते हैं, इसको मोनोग्लिसराइड में तोड़ने का कार्य ये करते हैं। ये सब पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाटिक जूस जो स्रावित होगा कहाँ पे होगा, छोटी आंत्र के अंदर, ये भी छोटी आंत्र के अंदर, यहीं पे ये सब कार्य हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन में एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम ये भी यहीं पे स्रावित होगा पैनक्रियाज के द्वारा। और ये प्रोटीन जो होता है उसको पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, यानी प्रोटीन को ये जैसे कि अपन ने लाल ग्रंथि में पढ़ा था, ठीक है। तो इसके ये आपका काफ़ी डाइजेशन जो फूड रस होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट जो बच रहा है आपका जो इंटेस्टाइन्स होती है, यानी कि जो आंत्रिय रस जो होता है, यानी कि अपनी जो आंत्र है वो भी अभी जो अपना खाना है पूरी तरह उसका पाचन नहीं हो पाया है, तो आंत्रिय रस वो स्रावित करती है। उनको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इस चैप्टर को आज अपन फिनिश कर देंगे, तो कल से फिर नया जो टॉपिक है, चैप्टर तो क्या मतलब ये जो टॉपिक है पाचन तंत्र, इसको अपन आज खत्म कर देंगे। तो कल से जो है नया श्वसन तंत्र, जो नया तंत्र स्टार्ट कर देंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपन स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद जो 4 चीज़ें अपन ने पढ़ ली, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ लिया, उसके बाद स्टमक में फूड गया था, दूसरा जो नंबर पे आमाशय पढ़ लिया, आमाशय के बाद अपन ने पढ़ा लीवर के बाद पैनक्रियाज। तो 5वें जो नंबर पे रस जो होते हैं शरीर में वो आंत्रिय रस स्रावित होते हैं, आंत्रिय रस, इनको अपन इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस भी इनको बोलते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस और आंत्रिय रस, अब जैसे कि अपन ने प्रोटीन अपना डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट अपना डाइजेस्ट हो गया, फैट्स भी अपने डाइजेस्ट हो गए लगभग। अब बिल्कुल यहाँ पे आंत्रों में जाके क्या होता है, जो लास्ट जो डाइजेशन बचा होता है, जैसे कि फूड में जो खनिज लवण वगैरह है वो भी यहाँ से अवशोषित किए जाएंगे। तो मुख्य जो कार्य है, मतलब आंत का, जो छोटी आंत का, तो मुख्य कार्य अगर अपन बात करें छोटी आंत का, तो मुख्य जो कार्य है वो होता है सबसे पहले तो वो होता है अवशोषण का। अब अवशोषण कैसे होगा, जो अपनी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की संरचना अंदर से, जैसे कि अपन ने यहाँ तक तो पढ़ाई था, कुछ ऐसी संरचना अपन ने छोटी आंत की बनाई थी, ठीक है। ये जो पार्ट है ऊपर जाके ये जाता है अपने स्टमक के अंदर, इधर ये बड़ी आंत के पास चला जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर इसको ये छोटा सा भाग अपन यहाँ से काटें और इसको अगर ध्यान से देखें तो ये अंदर की साइड से कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये कुछ ऐसी संरचनाएं होती है इसके अंदर।
और इन जो संरचनाओं को अपन बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन ये जो संरचनाएं होती है ये अंदर कहलाती है विलाई, ठीक है, इनको बोलते हैं विलाई। यानी ये जो उंगलियों जैसी संरचना होती है, इसके अंदर से उंगलियों जैसी संरचना ये इसीलिए होती है ताकि जो खाना यहाँ से गुजरेगा तो एक तो सीधा निकल जाता, तो अवशोषण के लिए समय भी कम, मतलब आंतों को समय भी कम मिल पाता और जगह की भी दिक्कत हो जाती। तो ऐसे ऐसे जो फोल्ड इन विलाई की वजह से यहाँ का जो एरिया है ये बढ़ जाता है, अवशोषण का जो एरिया है वो बढ़ जाता है। जैसे कि ये बिल्कुल वैसा है, अगर कोई चीज़ सीधी है तो सिर्फ ये जो यहाँ से और यहाँ तक की इतनी सी चीज, ये जो लेयर है इसी को अवशोषण के लिए स्पेस मिल पाता। लेकिन अगर इसी चीज़ को अपन ऐसे बना देंगे तो यहाँ से और ये वाला जो पूरा हिस्सा है, तो इतना जो पार्ट है ये वाला हिस्सा, इस सारे हिस्से को अवशोषण के लिए उतनी जगह मिल पाएगी। इसीलिए ये अंदर की साइड से कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसकी ऐसी संरचना होती है, ठीक है, जो कि अपन ने पढ़ ली और आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो अवशोषण होता है, अब जैसे कि इसको फिर जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे ये अवशोषण होता है, ठीक है। इसके बाद अपन जो मेन पढ़ रहे थे कि इंटेस्टाइनल जूसेस, तो इंटेस्टाइनल जूसेस में क्या क्या चीज़ें अपन को पढ़नी है। आंतरिक रस के अंदर आंतरिक रस होते हैं, उनके अंदर 1 2 3 4 5 6, तो ये जो मुख्यतः आप देख सकते हैं, सिर्फ आप ये 6 नाम भी याद कर सकते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये 6 प्रकार के जो एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए एज लगा हुआ है सबके पीछे, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियस और डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। तो ये एजेस यानी कि जो एंजाइम्स हैं, इनका जो कार्य अपन पढ़ेंगे वो अपन देख लेते हैं इधर। जो माल्टेज होता है, तो माल्टेज का कार्य है जैसे कि जो डाइसैकेराइड अपन ने पढ़े थे ना, डाइसैकेराइड जो तो डाइसैकेराइड्स किसके द्वारा तोड़े थे, जैसे पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड बने थे, वो किसके द्वारा हुए थे, एमाइलेज के द्वारा। तो ये है जैसे कि जो एंजाइम, जैसे कि डाइसैकेराइड के उदाहरण होते हैं, 3 इसके उदाहरण होते हैं, वो अपन अभी आगे देख लेंगे। जो तो पहला जो माल्टेज है, तो माल्टेज का आता है, माल्टोज शुगर होती है, ये माल्टोज को तोड़ता है माल्टेज। ये किस किस में तोड़ेगा, पहला जो इसका कार्य कर लेते हैं माल्टेज का, तो माल्टेज तोड़ेगा माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है। और तो ये तो हो गया डाइसैकेराइड, माल्टोज, माल्टोज हो गया डाइसैकेराइड, और एक ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो ये डाइसैकेराइड, डाई यानी 2, यानी ये 2 मोनोमर से मिलके बना हुआ है, तो ये दोनों के दोनों माल्टोज के मोनोमर्स होते हैं। तो ये जो दोनों ग्लूकोज और ग्लूकोज जो मोनोमर्स हैं, इसको अपन मोनोसैकेराइड भी बोल सकते हैं, इसको अपन मोनोसैकेराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मेन चीज़, इसको हम एक बार आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा अभी। कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो अपन एक बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा है जो लैक्टोज, लैक्टेज, जो लैक्टेज का क्या काम है, जो लैक्टोज शुगर होती है, लैक्टोज शुगर पाई जाती है मिल्क के अंदर, ठीक है, मिल्क के अंदर ये पाई जाती है। तो जो लैक्टोज जो शुगर है ये इसको तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, तो ये लैक्टोज को तोड़ेगा, लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तीसरा जो सुक्रोज, तो सुक्रोज सुक्रेज जो है, सुक्रेज जो एंजाइम है, ये मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, 6, ठीक है। तो जो सुक्रेज जो है, तो सुक्रेज जो है, सुक्रोज जो शुगर होती है, सुक्रोज जो शुगर होती है ये पाई जाती है किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर, ये पाई जाती है फ्रूट्स के अंदर। अब सुक्रोज को ये तोड़ता है इसके अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये जो नाम है आप एक बार मतलब आप इनको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को मतलब पॉज करके आप इनको नोट कर लेना, ताकि आपको मैं भी एक क्लासिफिकेशन बता दूंगा तो आप उसको भी नोट कर लेना, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। लाइपेज है, तो लाइपेज का अपन बार बार इतनी बार अपन इसको पढ़ चुके हैं, जो वसा होती है इसी को वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉइड्स में तोड़ देता है, ठीक है। तो वसीय अम्ल में इसको तोड़ता है, वसीय अम्ल अपने शरीर में
इनका जो कार्य होता है, जैसे काफ़ी सारे इनके बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो बाइल साल्ट होते हैं उनमें इसका कार्य होता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो यानी कि यहाँ से अपन को पता चलता है जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो इसका कार्य है ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड प्लस शुगर में तोड़ देगा। ठीक है, फिर लास्ट बचा जो डाइपेप्टाइडेज। तो डाइपेप्टाइडेज जैसे कि अपन ने पढ़ा था, जो ये प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं, उसके बाद ये इनकी जो दो मोनोमर होते हैं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन एक पूरा का पूरा पॉलीमर है, इसके जो मोनोमर है, इसके जो एकलक होंगे वो पेप्टाइडेज एमिनो अम्ल होते हैं। एमिनो अम्ल मिलकर पेप्टाइडेज बंध बनाते हैं और उसके द्वारा ये जैसे कि दो जो एकलक हैं, जैसे दो एमिनो अम्ल मिल गए तो फिर वो डाइपेप्टाइड कहलाते हैं। और डाइपेप्टाइड को तोड़ने के लिए, उनका ब्रेकडाउन करने के लिए डाइपेप्टाइडेज एंजाइम कार्य काम में आता है। जैसे कि तो यहाँ पे अपन याद कर सकते हैं, प्रोटीन भी लिख सकते हो आप, ठीक है, एक प्रकार के प्रोटीन से होते हैं, है ना, या फिर डाइपेप्टाइडेज, नहीं डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड जो होता है इसको फिर ब्रेक डाउन होता है इसका अपने एमिनो एसिड्स में। ठीक है, तो यहाँ तक ये चैप्टर हो चुका है और आपको ये चैप्टर एक बार समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये जो चैप्टर है आपका मतलब ये जो टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कंप्लीट हो चुका है। अब कल अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे, या तो एक ही वीडियो में हो जाएगा या उसके दो वीडियो बना देंगे। और जो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको अपन कल 5 या 10 मिनट का एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो आपको वहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी बच्चों के साथ जो भी 10th क्लास में जो बच्चे हैं अभी उनके रिवीजन करने के लिए टाइम जो है वो उसका यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए सभी को शेयर करिए। थैंक यू।